नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल एकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है अरविंद राठौर जी ने सरहान, हिमाचल प्रदेश से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हमारे पास अरविंद राठौर नाम के एक व्यक्ति का भेजा हुआ एक बहुत ही कह सकते हैं परेशान करने वाला लेटर है। ये हिमाचल प्रदेश की कांडा वैली में हुई एक ऐसी घटना के बारे में है जिसे पहली बार में पढ़कर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। एक शांत घाटी, डरे हुए लोग और आसमान में एक चेहरा। लेकिन आज हम सिर्फ ये कहानी नहीं सुनाने वाले हैं। इस लेटर ने हमें कुछ बहुत गहरे सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है। तो हमने इसे एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया। हमारे पास अरविंद के इस फर्स्ट पर्सन अकाउंट के साथ साथ मास हिस्टीरिया पर कुछ साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं और कुछ साइंटिफिक नोट्स भी हैं। आज की हमारी कोशिश ये समझने की है कि कांडा वैली की इस कहानी में कितनी हकीकत हो सकती है। और ये शुरू ही एक बहुत दिलचस्प पहेली से होता है। जैसा कि लेटर में लिखा है, आसमान में एक चेहरा था, लेकिन उसे कोई कैमरा या फोन रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। सैटेलाइट्स को कुछ नहीं दिखा। गांव वालों के फोन से लिए गए सारे सबूत, सारे फोटोज, वीडियोस सब करप्ट हो चुके थे, जैसे किसी ने मिटा दिए हों। हाँ, या जैसे किसी हाई एनर्जी इवेंट ने उन्हें अंदर से फ्राई कर दिया हो। यहीं से ये मामला सिर्फ एक कहानी से ज्यादा बन जाता है। बिल्कुल। तो चलिए इस मामले की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि साइंस और साइकोलॉजी इस बारे में क्या कहते हैं। तो अरविंद, जो उस वक्त अफगानिस्तान में तैनात थे, उन्हें इस जांच के लिए कांडा वैली भेजा गया था। वो लिखते हैं कि जब उनका हेलीकॉप्टर वहां उतरा तो मौसम एकदम साफ था, लेकिन जमीन पर माहौल में एक अजीब सी भारी खामोशी थी। हिमाचल के लोग तो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, अपनी गर्मजोशी के लिए, लेकिन कांडा वैली के लोग बिल्कुल चुप थे, एकदम खामोश। हाँ, उनकी आंखों में सिर्फ खौफ था। कोई किसी से नजर नहीं मिला रहा था। अरविंद ने यह भी नोटिस किया कि छोटे छोटे बच्चों के गालों पर भी सूखे हुए आंसुओं के निशान थे। ये कलेक्टिव ट्रॉमा, ये जिसे हम सामूहिक सदमा कहते हैं, उसका एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल लगता है। अच्छा। हाँ, जब कोई पूरा कम्युनिटी एक साथ किसी भयानक या समझ से परे अनुभव से गुजरता है तो उनका बर्ताव बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। शब्द खत्म हो जाते हैं क्योंकि हर कोई उसी एक खौफ को महसूस कर रहा होता है। वो एक दूसरे से क्या कहेंगे। सही बात है। खामोशी कभी कभी सबसे तेज चीख होती है। ये सिर्फ डर नहीं है, ये एक शेयर्ड साइकोलॉजिकल वुंड है। उनका जो लोकल गाइड और ट्रांसलेटर था, संजय ठाकुर, वो भी लोगों के इस बर्ताव से बहुत हैरान था। जब भी वो किसी से बात करने की कोशिश करता, लोगों के मुंह से बस टूटे फूटे शब्द निकलते और हर बार एक ही बात सामने आती, वो आसमान में चेहरा था। अरविंद ने एक और डिटेल दी है जो बहुत परेशान करने वाली है। एक 6 साल की बच्ची से जब उन्होंने प्यार से पूछने की कोशिश की तो वो जोर जोर से रोने लगी और वो बार बार अपनी आंखें पूछ रही थी। अच्छा। जैसे उसे डर हो कि कहीं उनमें से कुछ बाहर ना निकल आए। का था उसे अपनी ही आंखों पर, अपनी ही शरीर पर भरोसा नहीं रहा था। मतलब साइकोलॉजी में इसे बॉडी एलियनेशन कहते हैं, जब ट्रॉमा इतना गहरा हो कि इंसान को अपना शरीर ही पराया या खतरनाक लगने लगता है। बाप रे। रात के खाने के समय गेस्ट हाउस पूरा भरा हुआ था, लेकिन सुई गिरने की भी आवाज नहीं थी। सब अपनी प्लेटों को घूर रहे थे। माहौल में सिर्फ दबी दबी सिसकियों की आवाजें थी। और यहीं पर संजय ने अरविंद को एक बात फुसफुसाकर बताई जो इस रहस्य को और गहरा कर देती है। उसने कहा, ये सब इंतजार करने की बात कर रहे हैं। इंतजार किस चीज का? कि उनसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें अभी भी इंतजार करना होगा। अब सवाल यह है कि ये किस चीज का इंतजार था? किसी और हमले का या किसी तरह की मुक्ति का? ये सस्पेंस कहानी में एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल टेंशन पैदा करता है। बिल्कुल। गांव में हंगामा मच जाता है। अरविंद और संजय बाहर भागते हैं और देखते हैं कि दर्जनों गांव वाले अपने घरों के बाहर चुपचाप खड़े हैं। उनके चेहरों पर आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोल नहीं रहे, सिर्फ नंबर फुसफुसा रहे हैं। उल्टी गिनती। हाँ। संजय का चेहरा ये सुनकर सफेद पड़ जाता है। वो कहता, अरविंद, ये लोग काउंटडाउन कर रहे हैं। और जैसे ही सूरज की पहली किरण पहाड़ों की चोटी पर पड़ती है, सारे गांव वाले एक साथ चीख पड़ते हैं। एक साथ। अरविंद ने साफ लिखा है कि ये डर की चीख नहीं थी, ये असहनीय दर्द की चीख थी, जैसे उन्हें जिंदा जलाया जा रहा हो।
और ये कोई रैंडम चिल्लाना नहीं था, ये एक सिंक्रोनाइज्ड इवेंट था। एग्जैक्टली सबने एक ही पल में चीखना शुरू किया। लोग अपनी आंखों को पकड़ लेते हैं और उनकी आंखों से आंसू नहीं, खून बहने लगता है। अरविंद के शब्दों में, ये मेरी जिंदगी की सबसे भयानक आवाज थी। और फिर अचानक एक बादल सूरज के सामने आ जाता है और सब कुछ शांत, एकदम सन्नाटा, चीखें बंद, और वो सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। हाँ, ये सबसे अजीब बात है, मुस्कुरा रहे थे जबकि उनकी आंखें फटे हुए फल की तरह खुली थी। ये विरोधाभास, मतलब दर्द के बाद अचानक की शांति और मुस्कुराहट, ये क्या बताता है? ये एक तरह का यूफोरिया हो सकता है। एक्सट्रीम पेन के बाद दिमाग कभी कभी एंडोर्फिन्स का एक बहुत बड़ा रश रिलीज करता है जो एक तरह की खुशी या शांति का एहसास देता है। ओके। या फिर ये उस अनुभव के एक्सेप्टेंस को दिखाता है। शायद उनके लिए वो दर्द एक ट्रांजिशन था, एक प्रक्रिया थी, और बादल के आने से वो प्रक्रिया पूरी हो गई। इसी पल संजय चिल्लाता है, ऊपर मत देखना, और अरविंद का सिर इतनी जोर से नीचे झुका देता है कि वो लगभग गिर जाता है। और यहाँ संजय का किरदार पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आवाज में डर के साथ साथ एक अजीब सी श्रद्धा और भक्ति थी। भक्ति? हाँ। वो कांपते हुए कहता है, मैं जानता हूं उन्होंने क्या देखा। हे भगवान, मैं आखिरकार समझ गया। ये क्लासिक कन्वर्जन एक्सपीरियंस जैसा है, एक ही पल में किसी का पूरा बिलीफ सिस्टम बदल जाना। इससे पता चलता है कि ऊपर जो भी है वो सिर्फ डरावना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, हिप्नोटाइज कर रहा है। और फिर अरविंद को वो चीज दिखती है जो इस कहानी को साईफाई हॉरर के दायरे में ले जाती है। गांव वालों की खाली आंखों के गड्ढों से पतले लाल मासल धागे, फिलामेंट्स, बाहर निकलने लगते हैं, जैसे कीड़े हवा को चख रहे हों। हाँ। और ये सैकड़ों धागे हर एक इंसान की आंखों से निकलकर एक साथ ऊपर आसमान की तरफ खींचने लगते हैं। और संजय फुसफुसाता है, वे उसे चख रहे हैं, वो उन्हें अपने अंदर आने दे रहा है। ये शब्द बहुत जरूरी है, चखना, अंदर आने देना। ये हिंसा की भाषा नहीं है, ये कम्युनियन या जुड़ाव की भाषा है। मतलब ये कोई हमला नहीं, बल्कि एक तरह का मिलन है। हाँ। अब अगर हम इसे साइंस के नजरिए से देखें तो ऑफिशियल रिपोर्ट में एक फॉरेन ऑर्गेनिक रेजिड्यू का जिक्र था, जिसे वैज्ञानिक पहचान नहीं पाए। बिल्कुल। क्या ये फिलामेंट्स उसी अननोन बायोलॉजिकल मैटर का हिस्सा थे? दुनिया में ऐसे कई एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, ऐसे जीव हैं जो बहुत ही अजीब माहौल में रहते हैं और जिनका बायोलॉजी हमारी समझ से परे है। तो ये उसकी तरफ इशारा करता है। हाँ, उस पॉसिबिलिटी की तरफ। लेकिन जैसे ही वो बादल हटता है और सूरज की रोशनी वापस आती है, वो सारे धागे टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। और उनके गिरते ही सारे गांव वाले कठपुतलियों की तरह बेजान होकर जमीन पर ढह जाते हैं। और इसके बाद की जो खामोशी थी वो उन चीखों से भी ज्यादा भयानक थी। और संजय, जो अब तक अरविंद को ऊपर देखने से रोक रहा था, अब उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सा इंतजार था। हाँ, उसने फुसफुसाकर कहा, बस एक झलक, मुझे बस एक झलक चाहिए थी। फिर उसने अपनी घड़ी देखी और अगली सुबह तक के सेकंड्स की उल्टी गिनती शुरू कर दी। 84,799, 84,798। और फिर उसने कहा, मेरी पुरानी आंखें कुछ भी नहीं है, जब वो लौटेगा तो मेरी नई आंखें आसमान को चखेंगी। तो यहाँ कंटेजन का आइडिया बहुत साफ हो जाता है। ये इन्फेक्शन सिर्फ देखने से फैलता है। जिसने भी उसे एक बार देख लिया वो उसका हिस्सा बन जाता है। हाँ, संजय अब मरने से नहीं डर रहा, बल्कि अगली सुबह का इंतजार कर रहा है ताकि वो भी उन गांव वालों जैसा अनुभव कर सके। ये एक साइकोलॉजिकल कंटेजन है। बिल्कुल, एक विचार, एक विश्वास या एक अनुभव जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, बिल्कुल एक वायरस की तरह। बाद में जब शिमला से अधिकारी आते हैं तो घाटी को सील कर दिया जाता है। सभी पीड़ितों की जांच में एक जैसी चोटें थी, ऑप्टिक रप्चर मतलब आंखों का फटना, क्रेनियल प्रेशर डैमेज और वो फॉरेन ऑर्गेनिक रेजिड्यू। संजय को साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन के लिए ले जाया गया, लेकिन वो तब भी मुस्कुराता हुआ अपनी गिनती जारी रखे हुए था। वो फॉरेन ऑर्गेनिक रेजिड्यू वाली बात बहुत अहम है। वो इस घटना को पूरी तरह से साइकोलॉजिकल होने से रोकती है। अच्छा। हाँ, वो एक फिजिकल प्रूफ है कि वहाँ कुछ था। हो सकता है कोई एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई ऐसा पदार्थ जो साइको एक्टिव हो और सीधे दिमाग पर असर करता हो, जिससे ये कलेक्टिव हैलुसिनेशंस हुए। मतलब साइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था? अभी तक तो नहीं। और अरविंद अपने लेटर के अंत में बताता है कि अधिकारियों से पूछताछ में उसने एक बात छिपा ली। जब वो उस वीरान गांव से गुजर रहा था तो एक पतला सा फिलामेंट, बाल जितना बारीक, एक छत से लटक कर उसकी गर्दन से छू गया था। सिर्फ एक पल के लिए। हाँ, सिर्फ एक पल के लिए। और उस एक पल में उसे एक अजीब सी गर्माहट, एक पहचान और एक निमंत्रण महसूस हुआ। और यही कहानी का असली मोड़ है।
ये संक्रमण, ये कनेक्शन अब अरविंद तक पहुंच चुका है। वो बताता है कि उस दिन के बाद से उसे भी सपनों में पहाड़ों के ऊपर मंडराता एक विशाल, पीला और भूखा चेहरा दिखता है। और हर सुबह वो खुद को अनजाने में गिनती फुसफुसाते हुए पाता है। ठीक उन्हीं गांव वालों की तरह वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो कांडा वैली की ये कहानी हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या ये मास हिस्टीरिया का एक एक्सट्रीम केस था, या कोई बाहरी अननोन बायोलॉजिकल इवेंट, या शायद दोनों का एक भयानक कॉम्बिनेशन? इस कहानी का असली डर मौत नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। अपनी पहचान खोकर किसी अनजान और विशाल चीज का हिस्सा बन जाने का डर। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि यह एक हमला नहीं, बल्कि एक निमंत्रण था, जिसे देखने वाले दर्द के बावजूद खुशी खुशी स्वीकार कर रहे थे। हाँ, ये हमारी फ्री विल पर सवाल उठाता है। क्या हम वाकई अपने दिमाग के मालिक हैं? और अरविंद का लेटर इस बात पर खत्म होता है कि उसका भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सोचने वाली बात यह कि अरविंद उस सील की हुई घाटी से बाहर निकल चुका है। और उसके साथ वो फॉरेन ऑर्गेनिक रेजिड्यू का एक अंश, या शायद सिर्फ वो आइडिया, वो कंटेजन भी बाहर आ चुका है। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर कोई ऐसा अनुभव या विचार हो जो इतना पावरफुल हो कि वो सिर्फ देखने या छूने से फैल सकता है, तो क्या कोई भी क्वारंटाइन उसे रोक सकता है? शायद ये उल्टी गिनती सिर्फ कांडा वैली के लिए नहीं थी। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है ecosfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।